नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 1 वीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, हमने ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और जो आपके सिलेबस से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों, जो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। इसके बाद के आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अभी जितना इस वीडियो में होगा उतना हम आपको करवाएंगे। मतलब इसमें साथियों हम आपको कुल 15 क्वेश्चन करवाएंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हम आपको कुल 15 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से लेक्चर 1 2 में करके आ सकता है, क्योंकि एक ही वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोर लगेगा। साथियों, चाहेंगे तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, लेकिन क्या है ना कि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो आपका बीएससी पेपर है साथियों अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसका सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि साथ सिलेबस देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि देखिए आपको मान लीजिए कि कहीं जाना है, आप बस आप ये जान रहे हैं कि हमको वहां जाना है, लेकिन वहां जाने का रास्ता क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वे सारी चीजें तो हम यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ले जाएंगे तो आपको लगेगा सर क्या सिलेबस में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एसके यूनिवर्सिटी में सिलेबस है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हम आपको सिलेबस से रूबरू करवाना चाहेंगे, देन हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले जाएंगे। साथियों, यदि हम इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उतना यदि आप कर लेते हैं साथियों, तो उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं। सबसे ये रहा आपका डीएमए गेस पेपर, वीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेमेस्टर 1 का। साथियों, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। कोई दिक्कत नहीं, यदि इंग्लिश वर्जन होगा तो हम उसको भी हिंदी में कर लेंगे। और ये आपका हिंदी ही वर्जन है साथियों। यहाँ बाय मिस्टेक इंग्लिश वर्जन हो गया, तो इसे हम जब पीडीएफ देंगे आपको तो उस टाइम इसे हम लोग सही कर लेंगे। साथियों, ये रहा आपका वीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस। इसमें जो फुल मार्क्स है साथियों आप लोग को 50 और पास होने के लिए कम से कम आपको 20 तक लाने होंगे, मतलब कि 30% लाने होंगे। इसके बाद साथियों यूनिट 1 में जो आप लोगों को पढ़ना है वह है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें पढ़ना है गांधीयन मास मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, भगत सिंह, आईएनए मूवमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, इन सारे टॉपिक से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। यूनिट 2 में है साथियों वह आपका पॉलिसीज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसमें पढ़ना है गोल्स एंड अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसीज ड्यूरिंग प्लान पीरियड्स इन इंडिया। इसके बाद पढ़ना है गोल्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसके बाद पढ़ना है साथियों पॉवर्टी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ने हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ सिटीजन, जिसमें जो पढ़ना है पहला है प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सोवेरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके बाद पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे, क्या अंतर है सभी चीजों में। तो साथियों यदि इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने सीनियर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं साथियों, हम लोग गेस्ट पेपर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया है। इसके बाद साथियों यूनिट 4 में जो पढ़ना है वह है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम, जिसमें पहला है साथियों इंडियन नॉलेज सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सारी चीजें। आइए साथी सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सूची देख लेते हैं, देन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथियों पहला जो क्वेश्चन है साथियों वह है आपका असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि असहयोग आंदोलन आखिर था क्या, और इसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों कि इसका प्रमुख कारण क्या था और परिणाम क्या था। इसके बाद साथियों जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या है और गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर ये साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य, स्वरूप और परिणाम क्या था। इसके बाद भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा और उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों भारत में योजना काल के दौरान आर्थिक विकास के लक्ष्यों और उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। 7 है साथियों नई आर्थिक नीति 1991 के प्रमुख उद्देश्यों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का विवरण दीजिए। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 9 भारतीय संविधान की उद्देशिका की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों। संवैधानिक मूल्य जिसे हम लोग बोलते हैं सेवेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एक्सेट्रा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करें। जब हम लोग इसे समझेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है आपका भारतीय ज्ञान प्रणाली की अवधारणा और उसके अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं एवं समस्याएं स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं एवं इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। साथियों हम इसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आइए साथियों इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। साथियों असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था, इसका कारण क्या था, फिर इसके बाद ये हुआ तो फिर इसका परिणाम क्या निकल के आया, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। साथियों तो चलिए सबसे पहले हम लोग असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण के बारे में जान लेते हैं। जो पहला और कारण था साथियों वह था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुई थी। ये पहला कारण था। साथियों अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोगों एक शांतिपूर्ण सभा में इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस क्रूर घटना से पूरे देश में गहरा आक्रोश फैल गया और ब्रिटिश सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया। पहला जो कारण था साथियों की असहयोग आंदोलन का, वह था साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों साथियों? साथियों अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा में इकट्ठा हुए थे। यहाँ तक तो इकट्ठा हुए तो ठीक था, लेकिन साथियों अमृतसर में जब 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा में इकट्ठा हुए थे तो वहीं साथियों जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलवा दी। मतलब किसी को कुछ खबर नहीं था कि यहाँ पर अंग्रेज के लोग आ जाएंगे, वहां पर वे आए साथियों, जनरल डायर आए और बिना किसी चेतावनी के वहां पर गोली चलवा दी, जिससे क्या हुआ साथियों कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस क्रूर घटना से पूरे देश में गहरा आक्रोश फैल गया और ब्रिटिश सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया। तो एक पहला कारण था साथियों ये। इसके बाद दूसरा जो कारण था साथियों वह था रोलेट एक्ट 1919। साथियों यह एक ऐसा कानून था जिससे अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए और बिना सफाई का मौका दिए जेल में डाल सकती थी। देखिए क्या है दूसरा साथियों, रोलेट एक्ट। इसमें क्या था, यह एक ऐसा कानून था साथियों जिससे अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए और बिना सफाई का मौका दिए जेल में डाल सकती थी। इस कानून को पूरे देश में काले कानून के रूप में देखा गया और इसका विरोध हुआ। क्या है साथियों, पहला तो कारण देखे साथियों हम लोग देखें जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जो कि अमृतसर में 13 अप्रैल को हुई थी, जिसमें हजार लोग एक शांतिपूर्ण बैठक में थे। तो वहां पर जनरल डायर आया और बिना किसी चेतावनी के लोगों को वहां पर गोलियां चलवा दी, जिससे क्या हुआ कि देश भर में आक्रोश फैल गई। और दूसरा जो कारण है साथियों वह है रोलेट एक्ट। साथियों यह एक ऐसा कानून था जिससे अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए और बिना सफाई का मौका दिए जेल में डाल सकती थी। सिर्फ किन लोगों को? भारतीय लोगों को। किन लोग? अंग्रेज लोग। यह एक ऐसा कानून था साथियों अंग्रेज द्वारा जिससे क्या था कि अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए और बिना सफाई का भी, जैसे होता है ना सत्य कि आप कुछ किए तो आपसे पूछेगी सरकार कि आपने क्या किया जो आपको जेल हो रही है, तो ये सारी चीजें। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। रोलेट एक्ट में क्या था कि एक ऐसा कानून था साथियों जिसमें अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय सेना को, भारतीय सेना हो या फिर भारतीय आम जनता को बिना मुकदमा चलाए और बिना सफाई का मौका दिए उन्हें जेल में डाल देती थी। इस कानून को पूरे देश में काले कानून के रूप में देखा गया और इसका विरोध हुआ। दूसरा कारण ये था साथियों। तीसरा था साथियों खिलाफत आंदोलन 1920। आप डेट भी जरूर याद रखें साथियों। तीसरा कारण क्या था असहयोग आंदोलन का? खिलाफत आंदोलन 1920। साथियों प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाए जाने से मुस्लिमों में असंतोष था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और इसे असहयोग आंदोलन से जुड़ा। क्या है तीसरा साथियों? खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने जाने से मुस्लिमों में असंतोष हुआ। क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ साथियों तो तुर्की के खलीफा को हटाए जाने से मुस्लिमों में असंतोष की भावना पैदा होगी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और इसे असहयोग आंदोलन में जोड़ दिया। चौथा तो साथियों वह था आपका
गांधी जी का नेतृत्व और स्वराज की भावना। साथियों, महात्मा गांधी ने जनता से कहा कि अगर हम अंग्रेज की व्यवस्था का सहयोग बंद कर दें, जैसे कि सरकारी नौकरी, स्कूल कोड, टैक्स और विदेशी सामान का बहिष्कार करें, तो अंग्रेज खुद भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, जो भी व्यापार हो रहा था तो भारत लोग पे ही हो रहा था। यदि भारतीय लोग उनका सामान लेना ही बंद कर दे, उनके लिए काम करना ही बंद कर दे, भले उनके साथ कितना क्रूरता से व्यवहार हो, लेकिन उनके लिए जब काम ही करना भी बंद कर दे तो क्या होगा कि अंग्रेज खुद ब खुद भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने स्वराज आने की, स्वशासन की मांग को जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद साथियों, ये तो देख लें कि क्या क्या कारण था। पहला कारण देखें साथियों हम लोग, जालियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का नेतृत्व और स्वराज की भावना। और दूसरा जो था 2 नंबर में, वो देखते रोलेक्ट एक्ट, जिसमें कोई कानून नहीं था। भारतीय लोगों को बिना किसी सुनवाई के और बिना किसी कारण के उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, और इसे साथियों काला कानून भी कहा जाता था। इसके बाद साथियों, असहयोग आंदोलन के प्रमुख परिणाम आइए देखते हैं। साथियों, अंग्रेजी शासन की नींव हिली। मतलब क्या हुआ, असहयोग आंदोलन से क्या हुआ साथियों, अंग्रेजी शासन की नींव हिली। लाखों लोगों ने सरकारी संस्थाओं से नाता तोड़ दिया। सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय और सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिए गए। इससे ब्रिटिश शासन कमजोर होने लगा। इसके बाद साथियों, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा। लोगों ने विदेशी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार किया और खादी जैसे देसी उत्पादों का उपयोग शुरू किया। देखिए, इसका दूसरा परिणाम क्या था साथियों, कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा। लोगों ने विदेशी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार किया और खादी जैसे देसी उत्पादों का उपयोग शुरू किया। इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला साथियों, और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई। इसके बाद साथियों, जनता में राजनीतिक जागरूकता। गांवों तक आंदोलन फैल गया। पहली बार बड़ी संख्या में किसान, छात्र, मजदूर और महिलाएं भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। इससे स्वतंत्रता के प्रति जन जन में जागरूकता फैली। क्या है साथियों, कि जनता में राजनीतिक जागरूकता फैली। इससे गांव तक आंदोलन फैल गया। पहली बार बड़ी संख्या में किसान, छात्र, मजदूर और महिलाएं भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। इससे स्वतंत्रता के प्रति क्या था, कि इससे स्वतंत्रता के प्रति जन जन में जागरूकता फैलने लगी। इसका चौथा साथियों, वह है चोरी चौरा कांड और आंदोलन की वापसी। 1922 साथियों, उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाना जला दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। यह हिंसा गांधी जी की नीति के विरोध थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। चौथा जो परिणाम हुआ था साथियों, इससे क्या हुआ था, कि चोरी चौरा कांड। मतलब इसमें क्या होता है, कि उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा में आंदोलनकारियों ने, जो आंदोलन कर रहे थे साथियों, उन्हें उन लोगों ने क्या किया, कि पुलिस थाना को जला दिया। जिससे क्या हुआ, कि कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। या साथियों, जो हिंसा था साथियों, वह गांधी जी की विचारधारा से अलग थी, यह गांधी जी की नीति के विरोध थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। पांचवा जो परिणाम था साथियों, वह था क्रांतिकारी विचारधाराओं को बल मिला। मतलब साथियों, कि गांधी जी द्वारा आंदोलन को अचानक रोकने से कुछ युवा निराश हुए और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्रांति मार्ग अपनाया, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे। साथियों, असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा जन आंदोलन था। देखिए क्या है साथियों, कई बार एग्जाम में आता भी है कि असहयोग आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा जन आंदोलन क्यों कहा जाता है। इसमें संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आप ये सारी चीजों को लिख सकते हैं। सारी चीजों को, इसका कारण को, इसका परिणाम को, ये क्या था, क्यों हुआ, इस सारी चीजों को। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसने जनता को यह विश्वास दिलाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो अंग्रेजी शासन को चुनौती दी जा सकती है। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में जनता की सक्रिय भागीदारी को जन्म दिया और आजादी की नींव को मजबूत किया। ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वह है सिविलियन अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं और गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, आइए इसे हम देखते हैं। सिविलियन अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि। साथियों, असहयोग आंदोलन के बाद कुछ समय तक कांग्रेस शांत रही, लेकिन अंग्रेजों ने कोई सुधार नहीं किया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें भारतीयों ने डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि अधिराज्य दर्जा की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के बाद भी कुछ समय तक कांग्रेस शांत रही,
कुछ समय तक ये शांत रही, लेकिन अंग्रेजों ने कोई सुधार नहीं किया था अभी तक। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें भारतीयों ने डोमिनियन स्टेट मतलब कि अधिराज्य दर्जा मांग ली, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। साथियों, इसके बाद दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय किया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और फिर गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई, जिसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए साथियों, हम लोग बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। हम लोग समझ गए कि सविनय आंदोलन कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। क्योंकि साथियों, असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई तो भारतीयों ने डोमिनियन स्टेट मतलब कि अधिराज्य दर्जा की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद साथियों 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य तय किया। किन्होंने? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय किया, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य तय किया। साथियों, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और फिर गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई, जिसे कहा गया साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये समझ गए। आइए बात करते हैं साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताओं के बारे में। पहला जो विशेषता है साथियों, वह है सरकारी कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन। क्या है, आइए देखते हैं। ये तो उल्लंघन भी हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। साथियों, यह आंदोलन अंग्रेजों के बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों का खुलकर लेकिन शांतिपूर्ण विरोध था। देखिए, ये क्या है साथियों, यह आंदोलन अंग्रेजों के बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों का खुलकर लेकिन शांतिपूर्ण विरोध था। उदाहरण, नमक कानून तोड़ना। दूसरा साथियों, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। क्या था? नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कब 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। मतलब अंग्रेज को कहना था कि आप लोग नमक नहीं बना सकते, हमारा देश हम क्यों नहीं बना सकते। तो वही गांधी जी ने साथियों 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक सफर तय किया, जो कि 240 किलोमीटर थी। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। देखिए दोस्तों, आप डेट को जरूर याद रखें। यहाँ 12 मार्च है जब ये स्टार्ट किए थे, पहुंचे वहां का और कब तोड़े थे? 6 अप्रैल 1930 को। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद साथियों, अहिंसा पर आधारित आंदोलन। साथियों, यह पूरा आंदोलन अहिंसात्मक था। लोगों ने बिना हथियार के शांति से और सरकार का विरोध किया। शांति से मतलब सरकार का विरोध किया। अहिंसा पर आधारित आंदोलन मतलब यह पूरा जो आंदोलन था साथियों, वह अहिंसात्मक था। लोगों ने बिना हथियार के शांति से सरकार का विरोध किया। सभी वर्गों की भागीदारी। इस आंदोलन में महिलाएं, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी सभी ने भाग लिया। खासकर महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी। इसके बाद साथियों, ब्रिटिश वस्तुओं और करों का बहिष्कार। लोगों ने सरकारी टैक्स नहीं भरे, शराब की दुकानों का विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, ये सारी चीजें। इसके बाद साथियों, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931। साथियों, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी से बातचीत की। इस समझौते के तहत गांधी जी ने आंदोलन बंद करने पर सहमति जताई और बदले में सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। इसके बाद साथियों, आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियां। सॉरी साथियों फॉर डिस्टर्बेंस, 1 मिनट हम साइलेंट कर देते हैं इसको। तो ये शायद देख रही है साथियों, हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं देखनी है। पहला जो हम लोग देखें साथियों, वह था सरकारी कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन हुआ। इसमें नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा निकाला गया, जिसमें साथियों जो नमक बनाकर गांधी जी ने नमक का उल्लंघन किया, मतलब नमक बनाकर कानून का इन्होंने उल्लंघन किया। तीसरा देखें साथियों, अहिंसा पर आधारित आंदोलन इन्होंने किया। सभी वर्गों की भागीदारी इसमें हुई। इसके बाद साथियों, ब्रिटिश वस्तुओं और करों का बहिष्कार हुआ। इसमें
इसके बाद साथियों गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी से बातचीत की। इस समझौते के तहत गांधी जी ने आंदोलन बंद करने पर सहमति जताई और बदले में सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। इसके बाद साथियों आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियां, गांधी जी समेत लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। इसके बाद साथियों आइए बात करते हैं इस पूरे चीज में गांधी जी की भूमिका के बारे में। पहला साथियों नेतृत्व प्रदान करना, गांधी जी ने पूरे आंदोलन की रणनीति बनाई और खुद आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने ही दांडी यात्रा का आयोजन किया। गांधी जी का भूमिका, पहला साथियों नेतृत्व प्रदान करना, गांधी जी ने पूरे आंदोलन की रणनीति बनाई और खुद आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने ही दांडी यात्रा का आयोजन भी किया था। इसके बाद साथियों नमक कानून तोड़ने का प्रतीकात्मक कार्य, नमक कानून तोड़ना सिर्फ एक छोटा कानून तोड़ना नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का प्रतीक था। क्या है साथियों, जो नमक कानून था साथियों, वह सिर्फ एक छोटा कानून नहीं था साथियों, बल्कि यह ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देना था, क्योंकि वो पूरी तरह से इसमें बैन लगाए हुए थे। गांधी जी ने दिखाया कि अगर जनता चाहे तो किसी भी अन्यायपूर्ण कानून को ठुकरा सकती है। इसके बाद साथियों अहिंसा और सत्याग्रह की नीति, गांधी जी ने पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध किया कि अहिंसा के माध्यम से भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। आंदोलन में कहीं भी हिंसा का सहारा नहीं लिया गया। देखिए साथियों आप इसे सिर्फ ना एक समझने जैसा नहीं समझे, इसे आप यदि लागू कीजिएगा, हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे चीजों में ना बहुत हिंसा हो जाते हैं, लेकिन देखिए गांधी जी वहां पर किस प्रकार से समझदारी दिखाई कि गांधी जी ने पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा के माध्यम से भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। मतलब अहिंसा करने वाला तो हिंसा से दूर। अभी हम लोग कोई भी चीज, जैसे आप लोग गांव वगैरह में होंगे तो देखते होंगे कि यदि गोतिया वगैरह में किसी का लफड़ा हो गया जमीन वगैरह से लेकर, तो लाठी चार्ज होने लगता है ऐसे वैसे। और उस समय देखिए साथियों गांधी जी ने यार पूरी दुनिया भर में सिद्ध कर दिया कि अहिंसा के माध्यम से भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। आंदोलन में कहीं भी हिंसा का सहारा नहीं लिया गया। साथियों समाज के हर वर्ग को जोड़ा, गांधी जी ने विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और दलितों को भी आंदोलन से जोड़ा। इससे स्वतंत्रता संग्राम जन आंदोलन बन गया। इसके बाद साथियों ब्रिटिश सरकार से वार्ता की पहल, गांधी इरविन समझौते में उन्होंने सरकार से सीधे बातचीत की और भारतीयों की मांगों को सामने रखा। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी साथियों अहिंसा के मार्ग पर चलकर सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को ना मानना। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी अहिंसा के मार्ग पर चलकर सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को ना मानना। मतलब अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्यायपूर्ण कानूनों को ना मानना। इस आंदोलन ने न केवल अंग्रेजों की नींव को हिलाया, बल्कि पूरे भारत को स्वतंत्रता की दिशा में और भी करीब ला दिया। गांधी जी की शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत नेतृत्व क्षमता ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक बना दिया। क्या है साथियों कि इस आंदोलन ने न केवल अंग्रेज की नींव को हिलाया, बल्कि साथियों पूरे भारत को स्वतंत्रता की दिशा में और भी करीब ले आया। गांधी जी की शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत नेतृत्व क्षमता ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक बना दिया। तो ये था साथियों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे साथियों हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, स्वरूप क्या था और परिणाम क्या थे। साथियों यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक वीडियो में, जैसे अभी तो क्वेश्चन एक वीडियो में करवा दिए ना, लेकिन जो आप अब के वीडियो आएंगे साथियों छोटे होंगे, लेकिन उसमें बहुत ही डिटेल में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, स्वरूप क्या थे और परिणाम क्या थे, इसके बारे में। तो साथियों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेकर। साथियों यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।